वैशाली जिले की वो शाम आम शामों जैसी नहीं थी। आसमान में बादलों का जमघट कुछ इस तरह लगा था जैसे कुदरत कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली हो। धूल भरी आंधियों ने पेड़ों को झुका दिया था और पंछी अपने घोंसलों की ओर ऐसे भाग रहे थे जैसे कोई प्रलय आने वाली हो। गांव के आखिरी छोर पे, जहां बस्ती खत्म होती थी और ऊसर जमीन शुरू होती थी, वहां एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसकी छत पर रखी घास फूस हवा के हर झोंके के साथ थरथरा रही थी। अंदर एक मिट्टी के दिए की मध्यम रोशनी में सीमा अपनी बीमार मां के पैरों पर सरसों का तेल मल रही थी। सीमा, जिसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में वो ठहराव था जो अक्सर बड़ी उम्र के लोगों में दिखता है। गरीबी ने उसे बचपन ही छीन लिया था, पर उसके चेहरे की मासूमियत और गरिमा अब भी बरकरार थी। मां, थोड़ा सा और सह लो, तेल गर्म है, दर्द कम हो जाएगा, सीमा ने धीमे स्वर में कहा। उसकी मां, जिनका शरीर बीमारी और भूख की मार से जर्जर हो चुका था, ने एक लंबी सांस ली। बेटी, तू दिन भर खेत में मजदूरी करती है, फिर घर आकर ये सब, तू थकती नहीं? सीमा मुस्कुराई। वो मुस्कान वैसी ही थी जैसे रेगिस्तान में अचानक बारिश की बूंदें गिर जाएं। थकान कैसी मां? जब तक तू पास है, मेरी सारी हिम्मत तुझसे ही तो है। अचानक बादलों के गरजने की एक भयानक आवाज हुई और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। झोपड़ी की छत से पानी टपकने लगा। सीमा ने तुरंत पुराने बर्तन वहां रखे जहां से पानी गिर रहा था। बाहर का मंजर डरावना था। बिजली कड़कती तो झोपड़ी के छेद से अंदर तक रोशनी फैल जाती और अगले ही पल फिर से गहरा सन्नाटा और अंधेरा छा जाता। तभी हवा के शोर को चीरती हुई एक आवाज आई, ठक ठक ठक। सीमा और उसकी मां दोनों चौंक गए। इतनी रात को इस वीरान इलाके में कौन हो सकता है? गांव का कोई व्यक्ति तो इस मौसम में बाहर निकलने की जुर्रत नहीं करेगा। कौन होगा इस वक्त? मां ने घबरा कर पूछा। सीमा के मन में डर की एक लहर उठी। उसने एक लकड़ी का टुकड़ा हाथ में लिया और दरवाजे की ओर बढ़ी। दरवाजा क्या था? बस कुछ बांस की फट्टियों को जोड़कर बनाया गया एक ढांचा। उसने धीरे से पूछा, कौन है बाहर? बाहर से कोई जवाब नहीं आया, बस कराहने की आवाज आई, प्लीज प्लीज बचा लीजिए, कोई है? सीमा ने अपनी मां की ओर देखा। मां की आंखों में डर था, पर उससे कहीं ज्यादा ममता थी। खोल दे दरवाजा बेटी, मुसीबत में कोई दुश्मन भी आए तो उसे पनाह देना हमारा धर्म है। जैसे ही सीमा ने कुंडी खोली, हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और दिया बुझ गया। बिजली चमकी और सीमा के सामने एक साया खड़ा था। एक लंबा नौजवान लड़का। उसके कीमती ब्रांडेड कपड़े कीचड़ में लथपथ थे। उसके माथे से खून की एक पतली लकीर बहकर उसकी आंखों तक आ रही थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। प्लीज, वो लड़खड़ाया और सीधे झोपड़ी के फर्श पर गिर पड़ा। सीमा घबरा गई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और दोबारा दिया जलाया। रोशनी में उसने देखा कि लड़के की हालत वाकई खराब थी। वो बेहोश नहीं था, पर सदमे में था। घबराइए मत, आप सुरक्षित हैं। सीमा ने उसे सहारा देकर एक पुरानी बोरी पर बिठाया। उस लड़के ने अपनी धुंधली आंखों से सीमा को देखा। वो सोच भी नहीं सकता था कि इस खंडहर जैसी झोपड़ी में कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसकी आवाज में इतनी शालीनता हो। उसका नाम आर्यन था, जो शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन था, जिसकी लग्जरी कार पहाड़ी रास्ते से फिसलकर नीचे खेत में पलट गई थी। सीमा ने तुरंत एक पुराना पर साफ सूती कपड़ा लिया और पानी से उसके घाव को साफ करने लगी। जब वो उसके माथे को छू रही थी, आर्यन को एक अजीब सा एहसास हुआ। उसने आज तक बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों से इलाज कराया था, लेकिन इस लड़की के हाथों में जो शीतलता थी, वो किसी दवा में नहीं थी। मेरी गाड़ी, मेरा फोन, सब खत्म हो गया, आर्यन ने टूटी आवाज में कहा। जान बच गई वही बहुत है, चीजें तो फिर बन जाती हैं, सीमा ने सहजता से कहा। उसने चूल्हे की राख को थोड़ा कुरेदा, जहां अभी भी कुछ चिंगारियां बाकी थीं। उसने उसमें कुछ लकड़ियां डाली और आग जलाई ताकि आर्यन को गर्माहट मिल सके। फिर उसने अलमारी, जो वास्तव में मिट्टी का एक ताखा था, से एक छोटी सी कटोरी निकाली। उसमें केवल थोड़ा सा मांड यानी चावल का पानी और एक मुट्ठी चावल थे। सीमा ने उसे पकाया और नमक डालकर एक पीतल की थाली में सजाया। हमारे पास बस यही है, रूखा सूखा है पर भूख मिटा देगा। आर्यन ने उस थाली को देखा। वो रोज चांदी के बर्तनों और 56 भूख के बीच रहने वाला इंसान था, पर आज उस मिट्टी की सौंधी खुशबू वाली खिचड़ी में उसे जो स्वाद मिला, वो उसे दुनिया के किसी भी 5 सितारा होटल में नहीं मिला था।
जैसे जैसे रात बीत रही थी, बाहर का तूफान और उग्र होता जा रहा था। आर्यन ने गौर किया कि सीमा खुद जमीन के एक ठंडे कोने में बैठ गई थी और अपनी माँ का हाथ थामे हुए थी। उसके पास ना कंबल था ना गद्दा। आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं? आर्यन ने अनजाने में पूछ लिया। सीमा ने शांत नज़रों से उसे देखा। ज़रूरतें कम हो तो जिंदगी कठिन नहीं लगती साहब, हमें आदत है। आर्यन चुप हो गया। उसे अपनी वो आलीशान जिंदगी याद आने लगी जहाँ ज़रा सी एसी की कूलिंग कम होने पर वो चिल्लाने लगता था। यहाँ इस झोपड़ी में मौत और जिंदगी के बीच बस एक कच्ची दीवार थी, फिर भी इस लड़की के चेहरे पर कितनी शांति थी। आपका नाम क्या है? आर्यन ने पूछा। सीमा। मैं आर्यन हूँ। मैं बहुत अमीर हूँ सीमा। अगर मैं कल यहाँ से सही सलामत निकला तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दूंगा। सीमा थोड़ा सा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में कोई लालच नहीं था। साहब, आप यहाँ मेहमान बनकर आए हैं, किसी सौदे के लिए नहीं। अभी आप सो जाइए, सुबह का रास्ता लंबा होगा। आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। वो रात भर जागता रहा। उसने देखा कि कैसे सीमा हर घंटे उठकर अपनी माँ को पानी पिलाती, उनकी चादर ठीक करती। उसने ये भी देखा कि झोपड़ी के कोने से पानी टपक रहा था और सीमा खुद उस पानी के नीचे बैठ गई थी ताकि उसकी माँ की खाट न भीगे। उसने सोचा, इंसानियत क्या होती है? क्या वो दान है जो वो हर साल करोड़ों में देता है और अखबारों में छपता है, या वो ये है जो ये लड़की बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पहचान के कर रही है? सुबह की पहली किरण जब झोपड़ी की दरारों से अंदर आई तो बारिश थम चुकी थी। आर्यन उठकर खड़ा हुआ। उसके सिर का घाव अब भर चुका था, पर उसके दिल पर एक गहरा निशान छूट गया था। सीमा रसोई के पास खड़ी कुछ काम कर रही थी। आर्यन ने जेब में हाथ डाला, पर उसका बटुआ गाड़ी में ही रह गया था। वो शर्मिंदा महसूस करने लगा। सीमा, मेरे पास अभी कुछ देने को नहीं है। सीमा उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में वही सादगी थी। किसने कहा कि आपको कुछ देना है? आप मुसाफिर थे, रात कट गई, अब अपने घर जाइए। आपके घरवाले राह देख रहे होंगे। आर्यन ने उसे एक आखिरी बार देखा। मैं वापस आऊंगा सीमा, ये मेरा वादा है। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाज़ा खोल दिया। आर्यन बाहर निकला। सूरज की सुनहरी रोशनी कीचड़ भरे रास्तों पर चमक रही थी। वो चला गया, लेकिन उसका मन वहीं उस मिट्टी की झोपड़ी में रह गया था। सीमा ने दरवाज़ा बंद किया और अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि ये मुसाफिर उसकी ज़िंदगी में वो तूफान लेकर आने वाला है जिससे निपटना उसकी सादगी के बस की बात नहीं होगी। आर्यन के जाने के बाद झोपड़ी में वैसी ही खामोशी छा गई जैसे किसी बड़े तूफान के गुजर जाने के बाद होती है। सीमा अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट आई। सुबह जल्दी उठना, माँ के लिए दलिया बनाना और फिर कड़ी धूप में मजदूरी के लिए निकल जाना। लेकिन कुछ बदल गया था। गांव की पगडंडियों पर चलते समय उसे महसूस होता कि लोग उसे देख रहे हैं। अमीर आदमी की महंगी गाड़ी का गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त होना और उसका गायब होना वैशाली के उस छोटे से गांव के लिए साल की सबसे बड़ी खबर थी। 3 दिन बाद गांव की शांत दोपहर अचानक महंगी गाड़ियों के हॉर्न और धूल के गुबार से गूंज उठी। काली चमकचमाती एसयूवी गाड़ियों का काफिला सीधे सीमा की झोपड़ी के सामने आकर रुका। गांव के बच्चे तालियां बजाते हुए पीछे दौड़ रहे थे और बड़े बूढ़े अपनी चौखटों पर आकर खड़े हो गए। गाड़ी से आर्यन उतरा। इस बार वो फटे कपड़ों में नहीं था। उसने सफेद सिल्क का कुर्ता पहना था, हाथ में महंगी घड़ी थी और उसके साथ अंगरक्षकों की एक पूरी फौज थी। उसे देखते ही सीमा के हाथ से पानी का घड़ा छूटते छूटते बचा। सीमा? आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर कदम बढ़ाए। सीमा संकोच में अपनी फटी हुई ओढ़नी को ठीक करने लगी। साहब, आप यहाँ? मैंने कहा था ना, मैं वादा पूरा करता हूँ। आर्यन ने अपने मैनेजर को इशारा किया। मैनेजर ने एक बड़ा सा सूटकेस खोला जो नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। ये तुम्हारी उस रात की पनाह और मेरी जान बचाने की कीमत है। भीड़ में से ओह और आह की आवाजें आने लगी। गांव के मुखिया और अन्य लोग दांतों तले उंगली दबाए वो पैसा देख रहे थे। इतना पैसा कि पूरा गांव खरीदा जा सके। सीमा ने उन नोटों को देखा, फिर आर्यन की आंखों में। उसकी आंखों में वो कृतज्ञता नहीं थी जो आर्यन उम्मीद कर रहा था, बल्कि वहां एक गहरा दुख था। साहब, इसे वापस ले जाइए। सीमा की आवाज धीमी थी पर दृढ़ थी। पूरा गांव सन्ने रह गया। आर्यन की मुस्कान जम गई। क्या मतलब? सीमा, ये तुम्हारी गरीबी मिटा देगा। तुम अपनी मां का इलाज करा सकोगी, अच्छा घर ले सकोगी।
माँ का इलाज मैं अपनी मेहनत से कराऊंगी साहब। और घर मिट्टी का ही सही, पर मेरा अपना है। उस रात मैंने एक इंसान की मदद की थी, और इंसानियत की कोई कीमत नहीं लगाई जाती। अगर मैं ये पैसे ले लूं तो मेरा वो पुण्य मर जाएगा। आर्यन के लिए ये अपमान जैसा था। उसे लगा था कि वो पैसे फेंक कर अपनी जान का कर्ज उतार देगा। जिद मत करो। लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपनी जान बचाने वाली को कुछ नहीं दिया? लोग क्या कहेंगे इसकी फिक्र मुझे तब भी नहीं थी जब मैंने आपको अंदर बुलाया था, और अब भी नहीं है। सीमा ने हाथ जोड़कर कहा और अपनी झोपड़ी के अंदर चली गई। आर्यन को खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन वो पैसा नहीं बल्कि बदनामी छोड़ गया। शाम होते होते गांव की हवा जहरीली हो गई। कुएं पर पानी भरती औरतों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। देखा, कैसी नाटकबाज है, पैसे नहीं लिए ताकि उसे शहर ले जाए। अरे, रात भर जवान लड़का इसके घर में था, कुछ तो हुआ होगा तभी तो वो वापस आया। गरीब है पर चाल बहुत बड़ी चली है, अब अमीर आदमी को फांस कर रानी बनेगी। सीमा जब अगले दिन काम पर गई तो जमींदार ने उसे काम देने से मना कर दिया। जा, उसी शहर वाले से मांग ले, हमारे यहां तेरे जैसे चरित्र वाली लड़कियों की जगह नहीं है। सीमा के पैर कांपने लगे। वो बिना कुछ कहे लौट आई। घर पहुंची तो देखा कि उसकी झोपड़ी पर किसी ने गोबर फेंका था। उसकी बीमार मां फूट फूट कर रो रही थी। बेटी, क्या हमने किसी का बुरा किया था? मां ने सिसकते हुए पूछा। सीमा मां के गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक आग थी। मां, दुनिया को हमारी गरीबी से दिक्कत नहीं थी, उन्हें हमारे स्वाभिमान से दिक्कत है। उन्हें हजम नहीं हो रहा कि एक भिखारी जैसी दिखने वाली लड़की ने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए। अगले 7 दिन सीमा के लिए नरक जैसे थे। गांव वालों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। दुकानदार ने राशन देने से मना कर दिया। मां की तबीयत और बिगड़ने लगी। बुखार इतना तेज था कि वो बेहोशी में बड़बड़ाने लगी। अब सीमा के पास न काम था न खाना। वो पूरी रात जागकर मां के सिर पर ठंडी पट्टियां रखती रही। उसे रह रहकर आर्यन पर गुस्सा आ रहा था। उसके उस एहसान ने उसकी बसी बसाई दुनिया उजाड़ दी थी। तभी एक रात वही हुआ जिसका डर था। मां की सांसें उखड़ने लगी। उनके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। बदहवास होकर सीमा बाहर निकली। वो मुखिया के घर गई, गांव के वैद्य के पास गई, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। प्लीज, मेरी मां मर रही है, कोई तो डॉक्टर के पास ले चलो, वो चिल्लाती रही। एक खिड़की खुली और आवाज आई, जा, अपने उस अमीर यार को बुला, वही बचाएगा अब। सीमा वहीं सड़क पर बैठ गई। वो टूट चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा। हे ईश्वर, क्या इंसान होना इतना बड़ा गुनाह है? तभी दूर से वही रोशनी दिखाई दी। इस बार कोई गाड़ियों का काफिला नहीं था, बस एक अकेली एम्बुलेंस और उसके पीछे एक कार थी। आर्यन फिर से आ गया था। उसे शहर में खबर मिली थी कि गांव में सीमा के साथ क्या हो रहा है। वो गाड़ी से उतरा और दौड़कर सीमा के पास आया। सीमा ने उसे देखा और इस बार उसका आत्मसम्मान उसकी बेबसी के आगे हार गया। उसने आर्यन का कॉलर पकड़ लिया और उसे झंझोरने लगी। क्यों आए आप? क्यों बर्बाद किया मुझे? आपके उन चंद कागजों के टुकड़ों ने मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया। देखिए, मेरी मां मर रही है और कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं है। आर्यन के आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी अमीरी कितनी छोटी थी। उसने बिना कुछ कहे सीमा की मां को गोद में उठाया और एम्बुलेंस की ओर भागा। अस्पताल के आईसीयू के बाहर सीमा पत्थर बनी बैठी थी। आर्यन पास आया और उसने सीमा के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की, पर रुक गया। मुझे माफ कर दो सीमा, मैं अपनी अमीरी के नशे में ये भूल गया था कि सम्मान पैसे से नहीं, नीयत से कमाया जाता है। मैंने तुम्हें मदद नहीं दी, मैंने तुम्हें घाव दिए हैं। डॉक्टर बाहर आए। उनका चेहरा गंभीर था। हालत बहुत नाजुक है। सदमा और कुपोषण ने शरीर को खत्म कर दिया है। अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं। सीमा ने दीवार के सहारे अपना सिर टिका लिया। उसे लग रहा था कि उसकी इंसानियत की कीमत उसकी मां की जान होने वाली है। अस्पताल की सफेद गलियारे में मौत जैसी खामोशी छाई थी। आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप बीप की आवाज सीमा के कान के पर्दों को फाड़ रही थी। वो अपनी मां के सफेद पड़ चुके हाथों को चूम रही थी। उसे लग रहा था कि वो अपनी मां का हाथ नहीं
बल्कि अपनी आखिरी उम्मीद का दामन थामे खड़ी है। तभी डॉक्टर ने उसे बाहर बुलाया। सीमा जी, दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं, लेकिन शरीर अब और लड़ने को तैयार नहीं है। उनकी आखिरी इच्छा। सीमा लड़खड़ाते हुए अंदर गई। माँ ने धुंधली आंखें खोली। उनकी सांसों में अब वो बोझ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने पास खड़े आर्यन को देखा, जो अपनी सारी दौलत के बावजूद वहाँ सबसे लाचार खड़ा था। माँ ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरी बेटी का हाथ थामोगे? इसे दुनिया से नहीं, इसके अकेलेपन से बचा लेना। आर्यन की आंखों से आंसू गिरकर माँ के कंबल पर पड़े। उसने पहली बार अपने भीतर के उद्योगपति को मरते और एक इंसान को जन्म लेते महसूस किया। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और माँ के सामने कसम खाई, माँ, मैं वादा करता हूँ, जब तक मेरी सांस चलेगी सीमा कभी अकेली नहीं होगी। माँ के चेहरे पर एक अंतिम मुस्कान आई, जैसे किसी तपस्वी को मोक्ष मिल गया हो, और अगले ही पल मॉनिटर पर एक सीधी लकीर खिंच गई। माँ चली गई थी, सीमा नहीं रोई। उसकी आंखों के आंसू जैसे पत्थर बन गए थे। उसने बस अपनी माँ के माथे को चूमा और बाहर निकल आई। आर्यन उसके पीछे आया। सीमा, अंतिम संस्कार शहर में ही? नहीं, सीमा ने दृढ़ता से कहा। माँ की मिट्टी उसी गाँव की है, हम वापस जाएंगे। जब एम्बुलेंस गांव पहुंची तो मंजर बदल चुका था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब उन्होंने सुना कि सीमा की मां की जान उसी सदमे और बहिष्कार की वजह से गई, तो सबके सर शर्म से झुक गए। मुखिया आगे आया, सीमा बेटी, हमें माफ कर दे। सीमा ने उनकी ओर देखा भी नहीं। उसने खुद अपनी माँ की अर्थी को कंधा दिया। ये देखकर पूरा गांव सुबक उठा। शमशान की आग जब शांत हुई तो सीमा ने अपनी राख को गंगा में प्रवाहित किया और वहीं जमीन पर बैठ गई। आर्यन उसके पास आया। अब क्या करोगी? यहाँ तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। सीमा ने राख से सने अपने हाथों को देखा। यहाँ मेरा सब कुछ बचा है साहब, मेरी माँ की सीख और मेरा स्वाभिमान। मैं भागूंगी नहीं। आर्यन ने शहर वापस जाकर अपनी पूरी कंपनी का ढांचा बदल दिया। उसने इंसानियत ट्रस्ट की स्थापना की, लेकिन वो सीमा को कोई खैरात नहीं देना चाहता था। उसने गाँव में ही एक बड़ा स्कूल और अस्पताल बनवाने का निर्णय लिया। उसने सीमा के पास जाकर एक प्रस्ताव रखा, सीमा, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रहा, मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ। इस स्कूल और अस्पताल की देखरेख तुम्हें करनी होगी। यहाँ किसी भी जरूरतमंद से कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, जैसा तुमने उस रात मुझसे नहीं पूछा था। सीमा ने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहाँ लालच नहीं, बल्कि एक साझी सोच थी। मंजूर है। अगले 2 साल वैशाली के उस छोटे से गाँव के लिए ऐतिहासिक थे। वो झोपड़ी अब एक स्मारक बन चुकी थी, इंसानियत का घर। आर्यन ने अपना अधिकांश समय गाँव में ही बिताना शुरू कर दिया। उसने आलीशान बंगले छोड़ दिए और गाँव के एक छोटे से मकान में रहने लगा। वो अब करोड़ों की डील नहीं, बल्कि गरीब बच्चों की मुस्कान गिनता था। एक शाम जब वैशाली में फिर से वैसी ही बारिश हो रही थी, आर्यन और सीमा उसी पुरानी झोपड़ी के पास खड़े थे, जिसे अब सहेज कर रखा गया था। आर्यन ने धीरे से कहा, उस रात अगर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट न हुआ होता तो मैं आज भी एक जिंदा लाश होता, जिसके पास सिर्फ पैसा था। तुमने मुझे पनाह देकर मुझे खुद से मिलवाया। सीमा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब माँ की ममता और खुद का आत्मविश्वास था। और अगर उस रात आपने दस्तक न दी होती तो दुनिया को कभी पता नहीं चलता कि एक गरीब की झोपड़ी में भी महलों जैसा दिल हो सकता है। आर्यन ने घुटनों पर बैठकर सीमा का हाथ थाम लिया। सीमा, क्या इस इंसानियत के घर को हम अपना घर बना सकते हैं, हमेशा के लिए? सीमा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने आर्यन को उठाया और उसके सीने से लग गई। बाहर बिजली चमकी, पर इस बार बिजली डराने के लिए नहीं, बल्कि इस मिलन की गवाह बनने के लिए थी। गाँव वालों ने उस रात अपनी खिड़कियों से देखा। 2 अलग अलग दुनिया के लोग अब एक हो चुके थे। अमीरी और गरीबी हार गई थी और जीत हुई थी उस इंसानियत की, जिसे सीमा ने उस तूफानी रात में एक अजनबी के लिए दरवाजा खोल कर बचाया था। साल बीत गए, लेकिन वैशाली के लोग आज भी अपने बच्चों को वो कहानी सुनाते हैं कि कैसे एक रात की पनाह ने एक करोड़पति को इंसान और एक गरीब लड़की को पूरी दुनिया की प्रेरणा बना दिया।